हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज हम एम्पियर सर्किटल लॉ के बेस पे हम कुछ ये हमारा दो सिस्टम है जिसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं और एक टोरॉइड। उसके अंदर या उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कैलकुलेट करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग करते हैं। व्हाट इज़ दिस सोलेनॉइड? तो मेरे ख्याल से सोलेनॉइड में ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ये सोलेनॉइड क्या होता है कि एक आपने स्प्रिंग देखा होगा, राइट? मतलब यहाँ पे है क्या स्प्रिंग? स्प्रिंग देखा होगा आपने, राइट? ऐसा ऐसा कुछ है ना, ऐसा। एक्चुअली इसी को मान लो आप सोलेनॉइड है। ऑफ कोर्स स्प्रिंग के जो भी आपके वायर है मतलब क्लोजली वुंडेड किए गए हैं, क्लोजली मतलब स्प्रिंग के जो वायर हैं वो क्लोजली वुंड हैं एक दूसरे से। लेकिन क्या हुआ कि वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते, एक इंसुलेटिंग मटेरियल एक्चुअली दोनों के बीच में रहता है, ठीक है ना। तो स्प्रिंग ही आप मान लो कि यही आपका क्या होता है, ये आपका सोलेनॉइड है। दिस इज ए सोलेनॉइड, ठीक है, ये हमारा सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड के अंदर से इसको हम एक, चूंकि सिलेबस में आपका क्या पढ़ना है, लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या हो जाता है। तो लॉन्ग सोलेनॉइड किसको बोलते हैं? तो सोलेनॉइड समझ में आया कि नहीं आया कि एक बेसिकली आपका एक स्प्रिंग टाइप का शेप होता है उसका सोलेनॉइड का। इट इज़ लाइक दिस, एक आप बोल सकते हो इट इज़ जस्ट लाइक वो हेलिकल शेप टाइप का है, ठीक है। लेकिन बस एक चीज़ याद रखना है कि दोनों के बीच में बहुत ही क्लोजली वुंड रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन दोनों जो होते हैं एक दूसरे को टच नहीं करते। टच इन द सेंस कि उनके अंदर उनके बीच में एक हमारा इंसुलेटिंग एक लेयर होता है ना। इसको लॉन्ग सोलेनॉइड कब बोलेंगे हम? लॉन्ग सोलेनॉइड का क्या मतलब होता है? लॉन्ग सोलेनॉइड क्या चीज़ है? तो लॉन्ग सोलेनॉइड का मीनिंग ये हुआ कि अगर आपका सोलेनॉइड का जो लेंथ है, मतलब लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज, मतलब लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज मच ग्रेटर देन दिस आर। अगर आर, हाँ आर क्या होता है भाई? फिर आर जो है, अगर देखिए अगर आपके पास जैसा जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को देखने में ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता? इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्प्रिंग इस टाइप का दिखता है हमें। लेकिन अगर इसी स्प्रिंग को मैं अगर सामने से देखूं तो मुझे कैसा दिखेगा? एक्चुअली इस स्प्रिंग को मैं ऐसा करके देख रहा हूँ, राइट? अगर ऐसे करके देखेंगे तो हमेशा ये ऐसा दिखाई देगा सर्कल टाइप का। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करके देखें तो, ऐसे करके देखें तो ये वाला जो शेप होगा ये एक सर्कल टाइप का दिखेगा या नहीं दिखेगा? इसका मतलब ये जो है सामने से हमारा एक सर्कल दिखेगा। तो सामने से अगर सर्कल दिखा तो इसका मतलब इसका एक रेडियस भी होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो इसी को आर बोला जा रहा है। सो दिस इज आर, ये मतलब ये जो सर्कल दिखा, इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो आर होगा। और यहाँ पे बोला गया है लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए कि लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज मच ग्रेटर देन आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ये लॉन्ग सोलेनॉइड है। आपको तो वो इनफाइनाइट वाला कंसीडर करना है कि इनफाइनाइट जो सोलेनॉइड है वो क्या है, ठीक है। बहुत ही लंबा जो सोलेनॉइड है वहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। अब बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड क्या हो जाएगा? तो आप क्या करेंगे, पहले सोलेनॉइड बनाया आपने, तो ये यहाँ पे हमने एक लॉन्ग सोलेनॉइड टाइप का बना दिया। ऑफ कोर्स ये दूसरे से बहुत ही क्लोज रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही मतलब जो है एक्सटेंडेड है, काफ़ी लॉन्ग सोलेनॉइड है। अब एक चीज़ करना है हमें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो हम कंसिडर करेंगे, दो रीज़न कंसिडर करेंगे। एक तो ये वाला ऊपर में कितना होगा और इसके अंदर में कितना होगा सोलेनॉइड। अगर इसके अंदर में देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो मतलब कैसे आप निकालोगे? तो पहले हमें इसके अंदर एक करंट फ्लो कराना होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा जो करंट की जो वैल्यू है, लेट अस कंसीडर दी, जो करंट हमारा जा रहा है वो ऐसे करके मतलब जो है यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, तो फिर उसके बाद से यहाँ से मतलब ऐसा करके हमारा करंट का फ्लो, मतलब ऐसा माने कि करंट का फ्लो मतलब जो है इस टाइप से ऐसा करके हमारा हो रहा है। तो करंट का फ्लो अगर हो रहा है तो इसका मतलब करंट जहाँ भी आपको मिलेगा वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और स्टेड एक्सपेरिमेंट है तो ये बोल रहा है कि इसके बाहर में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम क्या करेंगे, वही एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। एम्पियर्स लॉ जब आपने लगाया तो मान लेते हैं कि बाहर में आपको कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो एम्पियर्स लॉ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ऑफकोर्स वो मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से ऑलमोस्ट जीरो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होता है। लेकिन कैसे मतलब जो है वो जीरो होता है कि जस्ट एक एम्पीरियन लूप अगर आप ड्रॉ करें तो ये एम्पीरियन लूप एक्चुअली कुछ इस टाइप का हमारा दिखेगा। ये एम्पीरियन लूप मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर से इन द सेंस कैसे, जैसे अगर मान लेते हैं कि ऑफकोर्स ये आपका जस्ट एक लूप के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये इसमें बहुत सारे लूप्स हैं एक दूसरे से, ये एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली वुंड है। जस्ट हम एक लूप की बात कंसिडर कर रहे हैं। और ये एम्पीरियन लूप मैंने कैसे बनाया, ऐसा करके बनाया। देखिए लूप जो है मतलब ये ऐसा करके हमने बनाया। एक लूप जो यहाँ पे बनाया गया
वो लूप कैसा बना है, वो लूप इज़ लाइक दिस, ऐसा करके, ठीक है। ये वाला जो है ऐसा है, मतलब अगर हम बात करें तो ये जो है इस पूरे के पूरे सर्कल को पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। एम्पीरियन लूप हमारा ये हुआ, इस पॉइंट पे हमें निकालना है। मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है, ये एम्पीरियन लूप अगर आपने बना लिया, ऐसा मैंने बताया ना, ये इस टाइप से एम्पीरियन लूप है। अब इसके अंदर से बेसिकली हमारा जो ये लूप बना, इस लूप से अगर हम B.dl कैलकुलेट करें, B.dl इज इक्वल टू μ0 टाइम्स टोटल करंट इनसाइड दैट लूप। उस लूप से एसोसिएटेड जो हमारे पास एम्पीरियन लूप से एसोसिएट जो हमारा जो करंट होगा, वो इसको आप छोड़ ही दो, पहले इसका ही बात कर लेते हैं। जो I होगा IN, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जो भी लूप अगर आप कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक करंट ये है और दूसरा करंट ये है, और मुझे मान लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक जस्ट आपने अगर लेट अस कंसीडर कि आपने जो एम्पीरियन लूप बनाया है यहाँ पे इस तरीके से बनाया है, एम्पीरियन लूप इज दिस, ऐसा। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो B.dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, μ0 टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दिस लूप। इस लूप से एसोसिएटेड जो हमारा करंट होगा वो कितना होगा। तो अगर आप इसको I1 मानते हो, इसको I2 मानते हो, तो यहाँ पे जो करंट हो जाएगा वो होगा I1 माइनस I2 होगा। उसका रीजन ये है कि एक करंट को अगर आप एक डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हो तो दूसरा वाला उसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है, तो एक को अगर आप प्लस कंसीडर कर रहे हो तो दूसरे वाले को माइनस कंसीडर करना होगा। ऑफ कोर्स इसको भी आप प्लस कंसीडर कर सकते हो, मतलब प्लस तो दूसरे वाले को माइनस करना पड़ेगा, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हुआ कि इस लूप से एसोसिएटेड जो हमारा करंट है, अब सोचिए आप कि एक लूप जब आपने ऐसा करके बना दिया, इस लूप से जो एक करंट जाएगा, वो एक करंट तो का डायरेक्शन इधर है और दूसरा करंट इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये एक सर्कल में करंट घूम रही है, सर्कल में। तो एक लूप जब हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, इस लूप से एक करंट इधर अंदर इधर की तरफ निकल रही है, आप कैमरे की तरफ निकल रहा है, और एक जो है कैमरे से बाहर इस साइड में जा रहा है। तो अगर ये करंट पॉजिटिव हम कंसीडर करें तो ये करंट नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। तो दोनों ही करंट में, दोनों ही सूरत में ये करंट एक्चुअली सेम करंट फ्लो हो रही है। तो अगर ये प्लस आई होगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा I माइनस आई दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ जो B.dl होगा वो हमारा 0 होगा। दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो लूप का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द लूप इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस B मस्ट बी 0। तो B की वैल्यू हमारा 0 होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि जो B की वैल्यू है वो हमारी 0 हो गई। लेकिन व्हाट अबाउट इनसाइड दैट लूप, इनसाइड कैसा होगा। तो अब हम यहाँ पे इसमें कितना, इसमें क्या क्या गिवन क्या क्या है। गिवन ये है कि हमारा जो आप जो है इसको करंट I दे रहे हो, और लेट अस कंसीडर N इज द नंबर ऑफ लूप पर यूनिट टर्न, मतलब जो है पर यूनिट टर्न से, और N इज द नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में N जो है वो क्या है यहाँ पे, N क्या है, आई मीन सो N इज द नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबा होने की वजह से इस तरीके से हम मानते हैं, क्योंकि वो लेंथ एक्चुअली कि फाइनाइट है नहीं, मतलब ऐसा माना नहीं हमने कि लेंथ की वैल्यू फाइनाइट है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं इसके अंदर यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसमें हम एक एम्पीरियन लूप फिर से ड्रॉ करेंगे। वो एम्पीरियन लूप क्या होगा, वो कुछ इस टाइप का एम्पीरियन लूप हमारा बनेगा, ठीक है। ये एम्पीरियन लूप हमारा बना। तो ये मान लेते हैं A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है। सो दिस इज द एम्पीरियन लूप, और ये हमारा ऐसा करके कुछ बनेगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो है A B से कैसे गया C D, और ये कुछ इस टाइप का हमारा लूप बना, ठीक है। अब यहाँ पे एम्पियर्स लॉ जरा सा लगाते हैं। एम्पियर्स लॉ क्या है, एम्पियर्स लॉ जरा सा लगा दें, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू μ0 टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दैट लूप, और टोटल करंट इनसाइड दैट लूप। तो फिर से मतलब इस बार क्या हुआ कि ऐसे टाइप का आप बना रहे हो। देखो ऑफ कोर्स बहुत सारे लूप्स हैं यहाँ पे, मतलब ये जो करंट कैरिंग जो सर्कुलर लूप है वो तो है क्योंकि सॉलिनॉइड है, और इस बार मैंने ऐसा लूप बनाया, लूप मतलब ये अंदर से होकर के जा रहा है, ऐसा करके, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, वो क्लोज्ड इंटीग्रेशन एक्चुअली इसी लूप का होगा। मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि A D C B ऐसा हो जाएगा पूरा, A D C B A ऐसा, तब जाकर के क्लोज लूप होगा, और ये होगा B.dl। इसको आप जो है इसी चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हो, इंटीग्रेशन A to D B.dl। ये एक प्रॉपर्टी होता है, इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी है कि
अगर जैसे कहने का मतलब है कि अगर a से b आपने इंटीग्रेशन लिया, बीच में कहीं पॉइंट c अगर आ गया तो इंटीग्रेशन a टू b को हम इंटीग्रेशन पहले a टू c भी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद से c टू b लिख सकते हैं, तो ये सभी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो a से d तक हम कर लिए, प्लस इंटीग्रेशन d से c, सो d टू c ये हो जाएगा b डॉट dl, फिर प्लस इंटीग्रेशन c टू b और ये हो जाएगा b डॉट dl, प्लस इंटीग्रेशन b टू a b डॉट dl, दैट इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दैट लूप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दैट लूप, ये हमारा हो गया हमारा। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे जरा सा सोचना है कि पहले एक चीज सोचते हैं कि ए डी में, ए डी का जो डायरेक्शन है एक्चुअली ये डायरेक्शन है, इसमें जो डीएल हम कंसीडर करेंगे उस डीएल का जो डायरेक्शन क्या होगा। अच्छा, इसमें जो है ओके, यहाँ पे अब बात करते हैं इंटीग्रेशन ए टू डी बी डॉट डी एल की, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ए टू डी बी डी एल कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं ना, बी डी एल कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल। अब देखिए यहाँ पे कि मैंने बताया था कि सर्कुलर लूप के केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको डायरेक्शन निकालना तो कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास लूप है, ऑफकोर्स बहुत सारा, लेकिन करंट का डायरेक्शन हम ऐसा मान रहे हैं। तो करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा मानेंगे तो ये हुआ आपका करंट का डायरेक्शन, तो अंगूठा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देगा। यानी कि इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, उसके डायरेक्शन में आप उंगली को मोड़िए और उंगली का जो मोड़ना है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि वो जो है करंट का डायरेक्शन है, और तो अंगूठा जो होगा वो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन ये है, सो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज दिस, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड ऐसा करके मूव करेगा, मतलब डायरेक्शन उसका वहां पे होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपका इधर हो गया, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जब आपका इधर हो गया इस डायरेक्शन में, तो और आपने लूप कैसे लेके रखा, ए से डी, तो ए टू डी और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इसके बीच का एंगल कितना हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लूप एक्चुअली इधर है, इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू होगा हमारा यहाँ 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो आपका जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। सिमिलरली सी से बी तक भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और बी का डायरेक्शन एक्चुअली सी बी का जो डायरेक्शन है वो इधर है, और इन दोनों का हमने ये ले लिया 90 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सी टू बी कौन सा, ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। नाउ हमारे पास दो चीज बचा, एक बचा डी टू सी और एक बचा बी टू ए, राइट। तो डी टू सी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बात करना है डी टू सी में। एक्चुअली यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली इस रीजन में है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे B इक्वल टू 0 है। जब B इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये B और DL के डायरेक्शन की वजह से, थीटा की वजह से 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पे खुद मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गया है, इसलिए ये जो क्वांटिटी होगा वो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि B इज इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा मिला के इंटीग्रेशन B इंटू A, और ये हो जाएगा B DL दैट इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स और टोटल करंट इनसाइड दैट लूप। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब जस्ट यही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बी डी एल, अब यहाँ पे आप बात करें तो देखिए बी का जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो इसी डायरेक्शन में है, और ये जो लेंथ है बेसिकली बी ए जो लेंथ है उसका भी जो डायरेक्शन है वो इधर ही है। तो बी ए का जो डायरेक्शन है वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और जो लेंथ का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे जो बी डी एल कॉस थीटा होगा बी टू ए में, वो कितना हो जाएगा, वो थीटा की वैल्यू हमारी 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन b इंटू ए, और ये हो जाएगा b dl। ऑफकोर्स इसके हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम यूनिफॉर्म मानते हैं, उसके अंदर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होने की वजह से मैं इसको बाहर कर सकता हूँ, तो b बाहर आ गया, इंटीग्रेशन b इंटू ए, और ये हो जाएगा आपका dl दैट इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स टोटल करंट इनसाइड दैट लूप। ये आपका आंसर हुआ। लेकिन जस्ट इसको अभी बी ए और इंटीग्रेशन dl उसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना होगा। तो उसकी वैल्यू को आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट वही चीज़ आपको देखना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बी से ए कैलकुलेट करना, तो यही लेंथ हो जाएगा। तो इस लेंथ को मान लेते हैं कि इस लेंथ को लेट अस कंसीडर दिस बी ए लेंथ इज इक्वल टू एल लेंथ है मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा बी इंटू एल एंड दैट इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स और करंट इनसाइड दैट लूप आपने जो कंसीडर किया। अब जस्ट एक चीज बात करते हैं, वो जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, मतलब इससे एसोसिएटेड जो हमारा करंट है वो कितना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपने एल लेंथ का जो लूप बनाया है उस एल लेंथ के अंदर कितना ज्यादा लूप आ रहा है,
कितना ज़्यादा लूप, जितना ज़्यादा लूप आएगा उस ऑफकोर्स उतना ही करंट का वैल्यू होगा। तो देखिए कि आई जो है एक लूप से जो हमारी करंट फ्लो हो रही है, एक लूप से हमारी करंट आई फ्लो हो रही है। अगर हम ये निकाल लें कि इस ए बी जो लेंथ हमारा है, ए बी लेंथ में कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं, ए बी लेंथ में कितने लूप्स हैं, अगर हम वो निकाल लें तो एक लूप के अंदर अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो उतने नंबर ऑफ लूप्स के अंदर कितना करंट फ्लो हो जाएगा, पूरा निकाल सकते हैं नहीं, मतलब जो आई एन की वैल्यू वो होगी। अब देखो उसको कैसे निकाल रहा हूं, तो हमने माना हुआ है यहाँ पे आई इज द करंट एंड एन इज द नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, राइट। तो एन जो है वो नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ है, और एल लेंथ में कितना लूप होगा, तो एन इंटू एल, राइट। एन इज द नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, सो एल लेंथ में एन इंटू एल, ये एक कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लूप्स इन एल लेंथ। और एक लूप से अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो इतने नंबर ऑफ लूप से कितना करंट फ्लो होगी, आई इंटू एन एल। ये हो गया हमारा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा आई, ये जो आई इन मतलब आई इन का जो वैल्यू है वो क्या है, आई एन एल। जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू जीरो, और ये हो जाएगा आई एन एल। इसके बराबर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो कितना हो जाएगा ये, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा L से L कैंसिल, क्योंकि एक्चुअली बहुत ही कैंसिल होना भी चाहिए था क्योंकि बहुत ही लॉन्ग सॉलिनॉइड है, और एम्पीरियन लूप का साइज उसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते, कितने भी साइज का आप ले सकते हो। तो कितना हुआ ये, म्यू जीरो एन आई। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ due to the solenoid on its inside this solenoid. So this is the value of the magnetic field inside the solenoid, so which is equal to mu naught n I. N is the number of turns per unit length, I is the current flowing through the solenoid. Okay, तो ये हमारा रहा कि सोलेनॉइड की वजह से। और आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ होती है एक्चुअली ये वैल्यू हमारी क्या होती है, ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। ऑफ कोर्स ये लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहा हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, एक चीज़ ध्यान देना है कि ये लॉन्ग सोलेनॉइड की बात हो रही है। तो लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब क्या है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें लॉन्ग सोलेनॉइड का मीनिंग कि अगर ये फाइनाइट होता तो फाइनाइट होता तो एक्चुअली क्या होता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली यहाँ से करके ऐसा करके जाता, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा करके हमारा जाता, और यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा होता। ऑफ कोर्स यहाँ से भी एक मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से हमारी जाती है यहाँ पे, ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड होने अगर फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड होता तो। लेकिन फाइनाइट लेंथ का जो सोलेनॉइड है, इनफैक्ट जब मैं वो नीट और जेई वाला मैं जो हमारा जो दूसरा चैनल है उसमें जब मैं पढ़ाऊँगा तो वो फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए भी वहाँ पर आपको मैं डेरिवेशन करा दूँगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि इस NCERT सिलेबस में एक्चुअली वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, लेकिन बस एक चीज़ याद रखना है कि ऑफकोर्स फाइनाइट जब हो जाएगा तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। और उसमें भी केस है जब उसी को बड़ा कर देंगे बेसिकली यही चीज़ आ जाता है वहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन, एंड अनदर वन इज बेसिकली टोरॉइड। टोरॉइड क्या है, तो टोरॉइड क्या होता है कि आपके पास सोलेनॉइड पता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक आपने सोलेनॉइड लेके रखा है ऐसा, ठीक। अब आप एक काम करें, ये इसको पता है ना कि एक जो है एक स्प्रिंग टाइप का होता है, आप स्प्रिंग का एक फाइनाइट सोलेनॉइड लेके रखो और स्प्रिंग के दोनों साइड को आप जो है एक जोड़ दो, दोनों साइड को मिला दो, दोनों एंड को पकड़ के और उसको मोड़ करके दोनों साइड को ऐसा बांध दो एक दूसरे से। कैसा दिखेगा, क्या वो सोलेनॉइड ऐसा दिखेगा या नहीं दिखेगा, जिलेबी टाइप का ऐसा दिखेगा, सर्कल ऑफ कोर्स ऐसा दिखेगा। इसी चीज को हम बोलते हैं इट इज ए टोरॉइड, यही हमारा टोरॉइड है। अब ये अगर टोरॉइड है तो इसके अंदर हमारा क्या निकालना है, हमारा निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस, यहाँ पे कितना होगा, इसके अंदर कितना होगा, इसके बाहर कितना होगा। तो टोरॉइड आप पहले बना लो कि टोरॉइड क्या है, फिर उसके बाद से जस्ट उसको हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। ये बहुत ये काफ़ी सिंपल है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये हम जस्ट ऐसा मान लेते हैं, ऐसा हम बना लेते हैं कि ये हमारा एक टोरॉइड होगा, मान लेते हैं ऐसा, राइट, ऐसा। और इसके अंदर से लेट अस कंसीडर आई करंट हमारी फ्लो हो रही है, इसके अंदर से टोरॉइड के अंदर से आई करंट फ्लो हो रही है, और इसमें 3 पॉइंट आप ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, एक इसके अंदर ये ले लो, और एक इसके अंदर ये ले लो। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बेसिकली मान लेते हैं इस पॉइंट को x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, इसको हम z पॉइंट मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट x कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट y, मैग्नेटिक फील्ड एट z कितना हो जाएगा। तो x पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हम जस्ट एम्पियर्स लॉ यूज़ कर रहे हैं, तो एम्पीरियन लूप बनाएंगे। तो ये एम्पीरियन लूप बेसिकली एक सर्कल टाइप का ऐसा एक एम्पीरियन लूप बनेगा यहाँ पे हमारा। तो ये दिस इज द एम्पीरियन लूप। ओके, हमारा कैसा बनेगा ये एम्पीरियन लूप, एक सर्कल टाइप का हमारा एम्पीरियन लूप बनेगा। सो दिस इज द एम्पीरियन लूप। ये हमारा क्या हुआ, दिस इज द एम्पीरियन लूप।
अब इस एम्पीरियन लूप से, और ये मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमने इस बार क्या किया है कि ऑफ कोर्स टोराइड जो है इस टाइप से ऐसे लपेट के रखा हुआ है और उसके ऊपर से एक सर्कल आप बना रहे हो, ये सर्कल। तो इससे एसोसिएटेड जो हमारा जैसे कि मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट तो हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स पॉइंट, और ये निकालना है। तो एम्पीरियन लॉ से हम क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ से B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स टोटल करंट इनसाइड दैट लूप। इस लूप के अंदर कितना करंट जाएगा, और मेरे ख्याल से अगर आप इमेजिन करो तो आपको फिर से वही एक इमेजिन करने के लिए आएगा कि ये लूप जो है वो कुछ इस टाइप का हमारा करके था जो टोराइड था, और आपने जो लूप बना के रखा है वो लूप बेसिकली ऐसा है, एम्पीरियन लूप। अब एम्पीरियन लूप का जो एरिया होगा उस एरिया से कितने करंट हमारे मतलब जो है फ्लो कर रहे हैं, बेसिकली उस लूप से अंदर, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि उस लूप के अंदर में कितना करंट है। तो उसमें आप देखोगे कि जो करंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो करंट उस लूप से एक साइड में जाएगा, सेम करंट फिर से वो लूप से बाहर भी चला जाएगा। ऑफकोर्स सारा का सारा लूप के अंदर ही होगा, मतलब ये इस टाइप का लूप बना हुआ है। तो जो करंट इसके अंदर से हमारा ऐसा अंदर से जा रहा है तो सेम करंट ये बाहर से आएगा, क्योंकि ये देखिए ये इस टाइप से लूप ऐसा है ना, ऐसा टाइप का है। तो जो करंट हमारा इनसाइड जाएगा वही करंट हमारा बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये करंट को अगर हम I पकड़ रहे हैं तो इसको ये माइनस I हो जाएगा। सेम चीज़ सब में होगा, सेम चीज़ सब में होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये जो IN होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू 0 आउटसाइड दिस टोराइड। तो आउटसाइड द टोराइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको जस्ट थोड़ा सा इमेजिन करना है। मेरे ख्याल से अगर आपने इमेजिन कर लिया तो बहुत ही आसान हो जाएगा वो, कि मतलब वो जो लूप है किस तरीके का है। वो लूप मतलब जो है आपका जो टोराइड मैं बोल रहा हूँ, वो टोराइड मतलब जो है इस टाइप का हमने टोराइड बना के रखा है एक ऐसा, और एक हमने एक लूप ऐसा बनाया। उस लूप के एरिया को आप कंसीडर करो, जितना करंट इधर जाएगा उतना ही करंट फिर से इधर अभी आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब लूप से एसोसिएटेड जो करंट होंगे वो एक साइड में जितने जा रहे हैं वो दूसरे साइड से उतने निकल भी रहे हैं उसी एरिया के अंदर से, इसीलिए हमारा B 0 हो जाएगा। अब उसी तरीके से इसके अंदर में कोई पॉइंट ले लें और यहाँ से गॉसियन सरफेस अगर हम बना लें, मान लेते कोई पॉइंट हमारा ये है, इसको ले करके हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया और उस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारा कोई भी, आप देख सकते हो इसके अंदर में कोई भी करंट एसोसिएटेड नहीं है। तो ये हमारा Z पॉइंट था कि इसका मतलब इनसाइड जो टोराइड होगा वो क्या होगा, इनसाइड जो टोराइड होगा वो B जो हैगा वैसे 0 हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई भी करंट इनक्लोज नहीं है, तो IN जो होगा वो ऑलरेडी 0 के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि उसके अंदर में, तो बिल्कुल अंदर में जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड आपका एग्जिस्ट करेगा। तो जस्ट वही हमें निकालना है। ये तो रहा कि उसके अंदर और बाहर, लेकिन उस टोराइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Y जो है वो क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Y कितना हो जाएगा। आप क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे। तो मान लेते हैं वो लूप हमने बनाया। वो लूप कैसा बनाया, ये एक एम्पियर्स लूप बनाया मैंने, एक एम्पियर्स लूप ऐसा बनाया। दिस इज द एम्पीरियन लूप। यहाँ पे ये एम्पीरियन लूप है। अब इस एम्पीरियन लूप में आप देखोगे कि पहले वाले में जो पहला वाला जो लूप सबसे बाहर से आपने बनाया था, उस लूप में और इस लूप में क्या फ़र्क है। तो पहले वाले लूप से जितना करंट एक्चुअली एक साइड से जा रही थी उतना निकल भी रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा आप देखो, इसमें जो है इसके अंदर से बेसिकली जो हमारा जो लूप बना हुआ है इसके अंदर से जो करंट है यही वाला पार्ट होगा। ये जो करंट जा रहा है केवल यही वाला आपको मिलेगा। ये आपको दूसरे साइड से आपको करंट बाहर निकलता हुआ नहीं दिखाई दे। एक ही साइड से एक्चुअली आपको मतलब ऐसा दिखाई देगा, एक साइड से जस्ट हमारी करंट आ रही है, एक साइड से आ रही है, एक साइड से आ रही है, हर एक में एक साइड से आ रहा है। लेकिन वो करंट मतलब क्या हो रहा है कि वो लूप का जो एरिया होगा उस एरिया से एसोसिएटेड जो करंट होगा एक्चुअली वो करंट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में आपको दिखेगा, दूसरे डायरेक्शन में एक्चुअली आपको वो चीज़ नहीं दिखेगा। इसको जस्ट वही इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन इन द सेंस कि कैसे करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये मेरे पास लूप है, जैसे ये टोराइड वाला, ये टोराइड का लूप है, इसके अंदर से I करंट फ्लो रही। मैंने जो एम्पियर लूप बनाया वो एक सर्कल बनाया, और वो सर्कल एक्चुअली ऐसा, अरे जैसा वो होता है ना ओलंपिक वाला जो सर्कल है बोल के वही वाला। तो एक सर्कल मैं यहाँ से बना लिया यहाँ से, और इसको मैं बोल रहा हूँ कि एम्पीरियन लूप है। अब बताओ आप कि ये लूप से एसोसिएटेड आपका जो करंट है क्या वो 0 है।
इस लूप से एसोसिएटेड, ऑफ कोर्स ये पूरा का पूरा एक सर्कल वाला जो करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर ये मतलब इस सर्कल के अंदर से ऐसा सर्कल ऐसा करके जा रहा है, इसके अंदर से केवल यही करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ऑफ कोर्स ये करंट जो बाहर से हमारा निकल रहा है, मतलब ये करंट इधर जा रहा है, ये करंट अंदर से, तो केवल यही करंट उस लूप से एसोसिएटेड है, बाहर वाला तो लूप के अंदर है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो केवल एक ही डायरेक्शन में हमें करंट मिल रही है, और वो अगर मान लेते हैं कि करंट जो है पर यूनिट, मतलब एक लूप से अगर आई करंट हमारी फ्लो हो रही है, और यहाँ पे अगर हम मान लें कि पूरा टोटल जो है कितने लूप्स हैं, इसमें टोटल n लूप्स हैं, ठीक है, टोटल n लूप्स हैं। अब देखो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई, इसके अंदर कहीं किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, तो एम्पियर्स लॉ लगा देंगे, एम्पियर्स लॉ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स टोटल करंट इनसाइड दैट लूप। तो टोटल करंट कितना होगा, बस यही निकाल लेना हमको। पहले ओके B.dl आप कर लो, मानते हैं कि जो B है उसके हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म है, और जो dl आपने कंसीडर किया है एम्पीरियन लूप, और वो जो एम्पीरियन लूप और जो dl का जो डायरेक्शन है, फिर से सेम चीज़ है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, इसका मतलब यहाँ पे जो B.dl cos थीटा होगा इंटीग्रेशन दिस दैट इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स in, और थीटा की वैल्यू 0 होने की वजह से cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन B.dl दैट इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स, और ये in। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको उसके सोलेनॉइड के टर्म्स में समझाया था कि थीटा की वैल्यू, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इसका करंट का जो लूप आप ले रहे हो उसमें लूप में जो डीएल आप कंसीडर कर रहे हो वो जो लेंथ वेक्टर है वो जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। तो बी को हम बाहर कर दिए इंटीग्रेशन डीएल, और यहाँ से मान लेते हैं कि ये लूप का जो रेडियस है बेसिकली आर अगर है तो म्यू 0 टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दैट लूप। अभी इसके बारे में जस्ट हम बात करेंगे, पहले यहाँ पे देखें ये क्या हुआ, इस लूप का पूरा लेंथ, लूप का लेंथ कितना हो जाएगा, मतलब वो सर्कल का लेंथ दैट इज 2 पाई आर, तो b इज इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा। और इसके अंदर से हमारी कितनी करंट फ्लो हो जाएगी, तो अगर हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेंथ जो है मतलब लूप जो है वो n है, और एक लूप से अगर i करंट फ्लो हो जा रही है तो कैपिटल N इंटू आई जो होगा वो कितना हो जाएगा, कैपिटल N इंटू आई जो होगा वो टोटल करंट इनसाइड दैट लूप हमारी बनेगी। तो ये b इज इक्वल टू क्या हुआ, b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू 0 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू एन आई हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 एन आई डिवाइडेड बाई आर, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दैट लूप। लेकिन बात यह है कि अगर क्या आप क्या ये एक्सप्रेशन सही है कि नहीं है, जस्ट यही चीज़ देखना है, क्या ये एक्सप्रेशन सही है, तो आंसर है कि बिल्कुल सही है। ऑफकोर्स हमने कैलकुलेट किया है उसको, लेकिन जो आपने सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखा था, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो था B इज इक्वल टू था म्यू 0 टाइम्स एन आई, ये था। लेकिन ये तो ये चीज़ नहीं आ रहा है, थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। तो दिक्कत क्या है, क्या मतलब जो है सोलेनॉइड को ऐसा मोड़ देने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी उसके अंदर, बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। जस्ट आपने उसको उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मोड़ दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें दोनों सेम है, दोनों सेम है। इसका मतलब यहाँ पे n और यहाँ पे n में फ़र्क है। यहाँ n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे n जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इसका मतलब अगर हम मान लें कि इसका जो मतलब पूरा जो लेंथ होगा उसका वो कितना हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ द लूप इज बेसिकली 2 पाई आर, ये लेंथ ऑफ द लूप होगा। और मान लेते हैं n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर हम मान लें तो 2 पाई आर लेंथ में कितने नंबर ऑफ लूप हो जाएंगे, तो n इंटू 2 पाई आर, और यही मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल N के बराबर होगा या नहीं होगा। जस्ट इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 डिवाइडेड बाई 4 पाई, और ये हो जाएगा 2 अपॉन आर इंटू आई, और कैपिटल N की वैल्यू हम रख दें n इंटू 2 पाई आर। एक्चुअली 2 पाई आर से ये आपका पाई आर और 2 दूनी 4, 2 से 2 सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू, मैंने जो मल्टीप्लाई किया था उसको भी हटा दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा म्यू 0 टाइम्स एन आई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, जस्ट इसको कुछ भी मैंने नहीं किया है एन आई। तो ये क्या एक्सप्रेशन निकला जो आपका सोलेनॉइड के केस में था। मैं इसको जस्ट समराइज़ कर देता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा है वो क्या चीज़ पढ़ा है। वो हमारा ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बाद में आया, उसका रीज़न ये है कि मैं जो है वो रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहा था। तो रे ऑप्टिक्स में आप सीरीज़ जो है काफ़ी देख सकते हैं, उसमें ऑलमोस्ट हमारा रे ऑप्टिक्स ख़त्म हो गया है। तो एक आध टॉपिक और है जिसमें मैं वीडियो बनाऊँगा, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें लेट हुआ है। तो ऑफ कोर्स मैं ट्राई करूँगा और जल्दी करने का। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का चल रहा था, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। काफ़ी बायो-सेवर्ट लॉ और उसका कुछ एप्लीकेशन वगैरह, मतलब एक सर्कुलर लूप है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेंटर पे कितना होता है या एक्सिस पे कितना होता है हम लोगों ने कैलकुलेट किया था।
यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक था वो था सोलेनोइड के लिए निकाला और टॉरॉयड, और इन सभी में हमने एम्पियर्स लॉ का ही यूज़ किया है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।